हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अब तो आप सभी लोगों ने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो रिवीजन का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उन सभी की पढ़ाई को लेकर के आप क्या करिए, एमसीक्यूज लगाइए। एमसीक्यूज ही क्योंकि आपको प्री में लगाना होता है। तो चलिए, आपकी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए बालाजी क्लासेस आपके साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत गुप्त वंश को पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी ने इसके पहले भी 2 वीडियोस और अपलोड हो चुके हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये आपकी तैयारी को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और आपको एग्ज़ाम के समय कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त वंश का जो उदय हुआ था वो 3री शताब्दी के आसपास हुआ था और वह क्षेत्र जहाँ पर कि गुप्त वंश का उदय हुआ था वह क्षेत्र कहलाता है कौशाम्बी का क्षेत्र। और ये जो कौशाम्बी का क्षेत्र है वो कहाँ पर है, ये प्रयाग के निकट है। गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में मुख्य रूप से श्रीगुप्त का नाम सामने आता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। ठीक है, और आप सभी ये भी जानते हैं कि गुप्त वंश की जो शासकीय भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। और हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि गुप्त वंश जो थे वो पहले क्या करते थे, वे पहले कुषाणों के वे सामंत थे। किसके सामंत थे वो, कुषाण के सामंत थे। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हुई और कुछ जो प्रमुख शासक थे, ठीक है, तो उन प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त थे। ठीक है, कौन कौन थे, चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, फिर रामगुप्त थे, और फिर चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, चंद्रगुप्त सेकंड थे, और स्कंदगुप्त थे। आप सभी भी इन सभी नामों से अवगत होंगे। बुद्धगुप्त थे, नरसिंहगुप्त, बालादित्य थे। ठीक है, तो इस प्रकार से गुप्त वंश जो था, इस वंश ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो इससे संबंधित ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, है ना, उन्होंने अपने राजमहल में केवल संस्कृत भाषा बोलने की अनुमति दी थी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किसने कहा था ये कि राजमहल में कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी, केवल संस्कृत भाषा ही प्रयुक्त में लाई जाएगी। जिसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है, काव्य मीमांसा से मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि पृथ्वी का भूषण, पृथ्वी का भूषण किसे कहा गया था, तो पृथ्वी का भूषण कहा गया था उज्जैनी को, और ये बात लिखी हुई है कथा सरित सागर में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं गुप्त वंश से लेकर के, और बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होंगी वो धीरे से करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में कवर कर लेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप लोग को लग रहा होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, हम करते हैं शुरुआत अपने एमसीक्यूज से। ठीक है, तो पहला, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करिए। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि अंडरलाइन जरूर करिएगा एग्जाम में भी,
क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो कौन सा कथन असत्य है? गुप्त वंश की सरकारी भाषा प्राकृत थी। तो बिल्कुल, अभी हमने आपको बताया था कि गुप्त वंश की सरकारी भाषा क्या थी, प्राकृत थी। सारनाथ का धम्मलेख स्तूप गुप्त वंश से संबंधित, देखिए माफ कीजिएगा, गुप्त वंश की सरकारी भाषा प्राकृत नहीं थी। ठीक है, इसमें से क्या था कि उन्होंने एक मतलब सिर्फ राजमहल में बोला जाना है, ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। देखिए, गुप्त वंश की सरकारी भाषा क्या थी, प्राकृत। आई एम सॉरी, मैं इसको बार बार खुद ही गलत पढ़ रही हूँ, माफ करिएगा। गुप्त वंश की सरकारी भाषा प्राकृत थी। ठीक है, तो ये तो गलत है। क्या थी? गुप्त वंश की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, माफ करिएगा। सारनाथ का धम्मलेख स्तूप गुप्त वंश से संबंधित है। बिल्कुल गुप्त वंश से संबंधित है, सही कथन है। ठीक है, गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, गुप्त शासक कुषाण वंश के सामंत थे, ये भी सही है। तो केवल जो ऑप्शन आपका ए है वही केवल क्या है, असत्य कथन है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी सरकारी भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें आपको ए प्रशस्ति का संबंध रवि कीर्ति से है, कीर्तार्जुनियम का संबंध भारवी से है, 10 कुमार चरित्र का संबंध दहीन से है, और मृच्छकटिकम का संबंध किससे, शूद्रक से है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, जो भारवी का संबंध है वो, भारवी का संबंध आपका कीर्तार्जुनियम से है, बिल्कुल है। दहीन का संबंध दश कुमार चरित्र से है, और शूद्रक का संबंध मृग मृग कट्टिशम से है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है वो रवि कीर्ति से नहीं है। अतः ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न कथन में से असत्य कथन का चयन करिए। ठीक है, फिर वही बात है कि हमें क्या करना है, कौन से कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की प्रमुख विशेषता है। तो ये बात तो सही है। ठीक है, गुप्त वंशीय शासकों ने सर्वाधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, ये बात भी सही है। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्तों ने जारी किए थे, ये बात भी सही है। ठीक है, तो गुप्त वंश मातृसत्तात्मक था, बिल्कुल नहीं, गुप्त वंश मातृसत्तात्मक नहीं था। मातृ सत्तात्मक के रूप में जाना जाता है मुख्य रूप से सातवाहन वंश को। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा स्थान विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र था? कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन और विदिशा। तो जो उज्जैन था वो क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। देखिए इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो उज्जैन था वो क्या था, विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र था। प्रश्न 5, निम्न में से असत्य कथन का चयन करिए। देखिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इन शब्दों पे ध्यान देना है कि क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो बाल विवाह प्रथा का आरंभ गुप्त वंश में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। गुप्त वंश के दौरान हूणों का आक्रमण हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सही है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी कथन ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, असत्य हो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर होगा।
चलिए चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। एरन अभिलेख से संबंधित है। एरन अभिलेख किससे संबंधित है? एरन अभिलेख हूणों की उपस्थिति से संबंधित है, गुप्तों की वंशावली से संबंधित है, आर्य संघ को दिए गए दान से संबंधित है, या संधि विग्रह वीरसेन से संबंधित है। बिल्कुल, तो जो एरन अभिलेख है वो किससे संबंधित है? हूणों की उपस्थिति से संबंधित है। वैसे भी आप लोग प्राचीन काल जब पढ़ेंगे तो उसमें अभिलेख का एक अलग से चैप्टर मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए, और उसके एमसीक्यूज आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं कोशिश ये करूँगी कि अभिलेखों से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं वो तैयार कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्तवंशी तुमैन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो तुमैन अभिलेख का संबंध किससे है? तुमैन अभिलेख का संबंध है सागर जिले से। ठीक है, कहाँ से संबंधित है तुमैन अभिलेख? सागर जिले से संबंधित है। प्रश्न 8, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं? अब देखिए, कभी कभी आपको ऑप्शन में एक मंदिर भी दे सकता है और एक से अधिक मंदिर भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किन किन स्थानों पर है मध्य प्रदेश के। तो 2 से अधिक स्थान के नाम दिए हैं। तो कहाँ कहाँ है? एरन और तिगवा में जो है वो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर है। प्रश्न 9, गुप्त काल में निर्मित भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। तो गुप्त काल में निर्मित भूमरा का जो शिव मंदिर है वो नागौद जिला में है। गुप्त वंश से संबंधित कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश से प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, तो दशावतार मंदिर, खो शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ठीक है, तो इनमें से दशावतार जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? सही होगा। देखिए, यहाँ पर भी प्राप्त नहीं हुआ है, पर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त? बताइए इसमें से कौन था अंतिम शासक? देखिए, आप लोग एक काम किया करिए, आंसर तो मैंने दे रखा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग क्या किया करें, ऑप्शन आंसर को पहले मत देखा करिए। पहले खुद ही थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके और सबसे पहले आप खुद से सोचा करिए कि कौन सा है, और उसके बाद फिर आंसर देखा करिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? भानुगुप्त था। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोगों को पहले ऑप्शन ना दिखाऊं, ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लें। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न 12 की ओर। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन से संबंधित नहीं था? तो गुप्त वंश का जो पतन हुआ उसका कारण क्या था, वो ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, से संबंधित नहीं था। तो हूणों का आक्रमण, क्या हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त वंश का पतन हुआ था? बिल्कुल नहीं। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का क्या हो जाना? यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है, ये दुर्बल हो जाना है। क्या है? दुर्बल हो जाना। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी कारण नहीं था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, बिल्कुल भी नहीं, ये भी कारण नहीं था। वास्तविक कारण ये था कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो है वो शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये इससे संबंधित नहीं था। ठीक है, तो आप लोग हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। असत्य है, कारण नहीं था, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 13।
प्रश्न 13 क्या कहता है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? ठीक है, क्या कहा गया है? शक्रोपम कहा गया है। बताइए किसमें कहा गया है? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ जो लेख से संबंधित हैं उनको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो कहोम स्तंभ में, प्रयाग प्रशस्ति में, जूनागढ़ अभिलेख में, या कि मंदसौर अभिलेख में? तो किसमें शक्रोपम कहा गया है? ये जो कहोम अभिलेख था, या ये तो कहोम अभिलेख भी है, या कहीं कहीं इसको कहोम कहोम अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी दिया होगा एग्जाम में, आप ऐसा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। निम्न गुप्त शासकों को कालानुक्रम में सजाइए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब पता है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, घटोत्कच, श्रीगुप्त सब पता है, लेकिन आपको इनका सीक्वेंस याद रखना भी ज़रूरी है। आजकल एमपीपीएससी इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा इस बात के लिए। ठीक है, तो निम्न गुप्त शासकों को कालानुक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि इनको संस्थापक माना जाता है, किन्हें? श्रीगुप्त को। तो सबसे पहले आपके 4 नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद आप बताइए, श्रीगुप्त के बाद कौन आता है? श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच। ठीक है, और घटोत्कच के बाद आते हैं आपके, नहीं घटोत्कच नहीं, श्रीगुप्त आते हैं। श्रीगुप्त के बाद आपके आते हैं, हाँ बिल्कुल, घटोत्कच आएंगे। घटोत्कच के बाद आपके आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब यहाँ 3rd नंबर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब 432 तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद आपके आएंगे 1st नंबर पे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद आएंगे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर सबसे अंत में आपके आएंगे कौन? स्कंदगुप्त। तो ये क्रम जहाँ पर दिया होगा 4 3 2 1, ठीक है, फिर 6 और 5, तो वही हमारा जो आंसर होगा ये होगा। ठीक है, 4 3 2 1 6 5। तो चलिए देखते हैं आगे कि ये कहाँ दिया है। 4 3 2 1 6 और 5, ये देखिए 4 3 2 1 6 5, ये हमारा दिया है ऑप्शन डी में। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी शकों के उन्मूलन के पश्चात, सिंहासन पर बैठने के पश्चात, चांदी के सिक्के जारी करने के पश्चात, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो उन्होंने कब जारी किया था? शकों के उन्मूलन के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। बिल्कुल, आंसर ए जो है वो, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आप लोग भी साथ साथ में कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखते जाया करिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 16। गुप्त वंश के किस शासक के सिक्के खरगोन और दमोह जिले से प्राप्त हुए हैं? खरगोन और दमोह से किस शासक के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त? चलिए आप लोग बताइए, थोड़ा सा समय देती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग बताएं। ठीक है, तो किसके सिक्के प्राप्त हुए थे? हमें हमें प्राप्त हुए थे समुद्रगुप्त के सिक्के। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन 17 में आ जाइए। मध्य प्रदेश का सागर शहर गुप्त काल में किस नाम से प्रसिद्ध था? बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। किस नाम से प्रसिद्ध था? स्वभोग नगर के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था सागर? स्वभोग नगर के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है।
प्रश्न 18, निम्न में से कौन गुप्त वंश का शासक नहीं रहा? तो ये भी आपको बहुत आसानी से मालूम है। मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको लगभग सभी शासकों के नाम बता दिए थे। तो आप एक अंदाज लगाइए इसमें से। देखिए, बहुत ही आसान सी बात है। कुमारगुप्त तो थे ही, चंद्रगुप्त प्रथम भी थे, रामगुप्त भी थे। अब आप ये मत सोचिएगा कि गुप्त वंश के कारण गुप्त है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वासुदेव प्रथम जो है वो गुप्त वंश के शासक नहीं थे। तो ऑप्शन ए जो है उसका सही आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न 19 की ओर। प्रश्न 19 क्या कहता है? प्रश्न 19, गुप्तकालीन शिलालेख मध्य प्रदेश के किन शहरों से प्राप्त हुआ है? तो बताइए कौन से शहर से गुप्तकालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं? विदिशा, उज्जैन, नागदा, भेलसा, उदयगिरी, सांची, उज्जैन, ऐरन, त्रिपुरी और रीवा, सिवनी, नरवर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, भेलसा, उदयगिरी और सांची। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही है, भेलसा, उदयगिरी और सांची से गुप्तकालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 20 की ओर चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक के तांबे के सिक्के ऐरन तथा विदिशा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस शासक के तांबे के सिक्के, ध्यान रखिएगा, तांबे के सिक्के ऐरन और कहाँ से? विदिशा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्या है सही उत्तर? सही उत्तर है रामगुप्त। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न 25, गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल में उज्जैनी द्वितीय राजधानी बनाई गई थी? किस शासक ने बनाया था उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी? उज्जैनी को बनाया, क्या बनाया? द्वितीय राजधानी बनाया। किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या स्कंदगुप्त ने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न 24, आम्रकदेव गुप्त वंश के किस शासक का अमात्य था? ठीक है, आम्रकदेव जो था वो गुप्त वंश के किस शासक का अमात्य था? तो बताइए किसका था? ये साथ में यही आ गया है, यहीं से आप लोग को पता चल गया ऑप्शन के साथ ही, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है वो क्या था? अमात्य था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस बोर नहीं होना है, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन। नचना कुठार मंदिर निम्न में से किस वंश से संबंधित है? नचना कुठार किससे संबंधित है? नचना कुठार जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऐरन, मंदसौर, सांची, ग्वालियर। अब इन सब का संबंध, ठीक है, आंसर इसमें बीच में ही आ गया है। तो आप देखिए सुमेलित नहीं है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नहीं है में आप देखिए, ऐरन का संबंध समुद्रगुप्त से है। ठीक है, मंदसौर का संबंध सॉरी, ऐरन का संबंध समुद्रगुप्त से है, मंदसौर का संबंध कुमारगुप्त से है, सांची का संबंध चंद्रगुप्त से है, लेकिन ग्वालियर अभिलेख का जो संबंध है वो रामगुप्त से नहीं है। ठीक है, इसलिए, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ये संबंध नहीं है। ठीक, बस आखिरी क्वेश्चन है आपका ये। निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान हूणों का आक्रमण हुआ था? मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान हूणों का आक्रमण हुआ था? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। ठीक है,
तो ये गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। इसलिए ये सारे क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार आप लोग सारी वीडियोस को देखिए। परीक्षा में समय बहुत कम है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए।